हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम लोग उपसा संयोजक योग की पढ़ रहे थे। आज पार्ट लमसम 10 रहेगा। तो वीबीटी थ्योरी, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था वीबीटी थ्योरी ना। आज हम लोग देखेंगे वीबीटी थ्योरी की सीमाएं। वीबीटी की सीमाएं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। आखिर क्या क्या सीमाएं हैं जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया वीबीटी थ्योरी। किसके कंपैरिजन में? कंपाउंड्स के। कंपाउंड्स के बारे में क्या क्या चीजें नहीं बता पाए। पहला चीज तो यही लिखिएगा, क्योंकि ये बहुत पहले आई थी, सबसे पहले लमसम यही थी, तो इसमें बहुत सारी चीजें नहीं बताई गई। जैसे पहला, इनमें इनमें अनेक प्रकार के पूर्वानुमान है। मतलब ये जो थ्योरी दी गई, इसमें कुल मिलाकर के अंजदुआ ठोक दिया गया जो भी था। तो पूर्वानुमान है कि ये कंपाउंड ऐसा है तो वैसा ही रहेगा ना। नंबर दूसरा क्या लिख सकते हैं? चुंबकीय चुंबकीय आंकड़ों की मात्रात्मक व्याख्या नहीं करता है। मात्रात्मक व्याख्या नहीं कर पाता। कितनी मात्रा में चुंबकीय है उसको भी नहीं बता पाता है। नंबर थर्ड वाला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? उपसंयोजक यौगिक के कलरों के बारे में भी नहीं बता पाता। उपसंयोजक यौगिकों के रंगों के बारे में कोई व्याख्या नहीं देता। कोई व्याख्या नहीं देता ये कंपाउंड किस कलर का है ना। हालांकि अब एडवांस हो गए तो हम लोग इसी से अनुमान लगा के निकाल लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे नहीं बता पाया था। नंबर चौथा वाला पॉइंट, ये क्या करता है? यह चतुष्फलकीय, मतलब वो टेट्राहेड्रल ना। चतुष्फलकीय व वर्ग समतलीय वर्ग, इसको टेट्राहेड्रल, इसको स्क्वायर प्लेनर के बीच अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि PT है, Cl4 है, हाँ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। तो इस कंपाउंड को ये बता नहीं पाएगा कि स्क्वायर प्लेनर होगा या फिर टेट्राहेड्रल होगा, यानी चतुष्फलकीय होगा कि वर्ग समतलीय। क्योंकि भैया अगर देखा जाए तो उसमें भी 4 लिगेंड होते हैं। यहाँ पे कोई मेटल है, ये होता है आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स, और ये भी होता है आपका, यहाँ पे बीच में मेटल है, ये लिगेंड्स है, ये भी लिगेंड्स है, ये भी लिगेंड्स है, ये भी लिगेंड्स है। तो इनके बीच में अंतर को स्पष्ट नहीं कर पाता है, मतलब बता ही नहीं पाता कि टेट्राहेड्रल होगा कि स्क्वायर प्लेनर होगा। नंबर 5वां पॉइंट, बहुत ही पहले आई थी ना ये थ्योरी, तो इसलिए ज्यादा कुछ होता नहीं है। यह उपसंयोजक यौगिकों के ऊष्मागतिकीय और गतिक स्थायित्व और स्टेबिलिटी का और अस्थायित्व का कोई स्पष्ट विवरण नहीं देता। कोई कंपाउंड तो ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर वो क्या हो जाते हैं? अनस्टेबल हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया। अगला पॉइंट हो सकता है कि हाँ, एक और लिगेंड्स के बारे में तो बताया नहीं था। यह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मतलब प्रबल लिगेंड्स और दुर्बल लिगेंड के बारे में कोई व्याख्या नहीं देता। कोई व्याख्या नहीं देता।
ठीक है, और मतलब विभेद नहीं देता, मतलब कि अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। ब्रैकेट में लिख लेना, अंतर स्पष्ट नहीं करता। करता मतलब करती, ये थ्योरी है ना। तो इतने ज़्यादा हैं, 6 हुए हैं, तो इतना लिख लेंगे। आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग नई थ्योरी देखते हैं जो कि सब कुछ परफेक्ट बताती है। स्क्रीनशॉट लो भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। CFT थ्योरी, नाम से ही समझ में आ रहा, CFT क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड, FIELD फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ऐसा कुछ बोलेंगे, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ठीक, आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा ही कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरी है ये, आगे चल करके इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी BSc MSc के लेवल। ओके, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्चुअल में बताती क्या है, कक्षकों के बारे में बताती है। सर किसके कक्षकों के बारे में बताती है, तो कितने कक्षक होते हैं, यस PDF ना। तो स्पेशली अगर मैं डी कक्षक की बात करूं, तो डी कक्षकों के बारे में ज़्यादातर अच्छा खासा नॉलेज देती है। मतलब सपोज दैट कि ये डी कक्षक है, डी कक्षक में कितने डब्बे बनते हैं भैया, डब्बा बोले तो कक्षक कोष 1 2 3 4, 4 ही होते हैं। अभी इनकी एनर्जी क्या है, लोअर एनर्जी है। किसकी एनर्जी, लोअर एनर्जी लिख दूं मैं, लोअर एनर्जी के हैं। ठीक है, ये डी और डी कक्षक है। तो जैसे इनके पास लिगेंड्स आते हैं, कौन आते हैं, लिगेंड्स, तो इनकी एनर्जी थोड़ा सा बढ़ने लगती है, बढ़ करके थोड़ा सा ऊपर हो जाती है जी। चलो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा एनर्जी इनकी बढ़ जाती है। अब जब इनके पास एकदम से लिगेंड्स आ जाते हैं, तो इनके जो डी कक्षक है ना, 2 कक्षकों में टूट जाते हैं। 2 कक्षकों में टूट जाते हैं, मतलब एक ऊपर जाता है और एक नीचे जाता है। ठीक, ऊपर 2 उठ जाते हैं, 2 कक्षक, 2 डब्बा जाते हैं ऊपर, नीचे 3 डब्बे आते हैं, 1 2 3 और यहाँ पे 1 2। हम जानते हैं जो डी ऑर्बिटल होता है कैसे कैसे मिलकर के बना होता है, ये बना होता है DX और Y से मिलकर के, ये बना होता है DY और Z से मिलकर के, ये बना होता है DX Z से मिलकर के, ये होता है DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर से, और ये होता है आपका DZ स्क्वायर ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के नाम याद होने चाहिए, डी ऑर्बिटल के नाम। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम रहेगा। तो सर कौन ऊपर जाते हैं कौन नीचे जाते हैं तो DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर ऊपर चले जाते हैं, और DXY DYZ DZX ये सब कहाँ चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। ऐसा कैसे, क्योंकि भैया इनके संपर्क में यहाँ पर मैं कर सकता हूँ प्राइमरी इंटरेक्शन, प्राइमरी इंटरैक्शन, और यहाँ पर जो स्प्लिट हुए तो उसको बोल सकते हैं सेकेंडरी इंटरेक्शन। ठीक है, 2 डिग्री इंटरेक्शन। तो लिगेंड्स, इनकी एनर्जी कब बढ़े, व्हेन लिगेंड्स आर कम टू क्लोजर ऑफ द डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। मतलब लिगेंड्स के आने पर इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और जब लिगेंड्स एकदम से पास में आ जाते हैं तो इनके जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं 2 कक्षकों में, 2 भागों में टूट जाते हैं, जिसमें से 3 कक्षक नीचे और 2 कक्षक ऊपर बनते हैं। ठीक है, इनकी एनर्जी बताओ लोअर है कि इनकी एनर्जी लोअर है, किसकी एनर्जी कम है, तो इस वाले की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक एनर्जी बैरियर खींचना चाहूँ, थोड़ा सा अंतर स्पष्ट करने के लिए, इसका नाम क्या है, एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर। ठीक, एनर्जी बैरियर है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं 10 DQ। क्या बोलते हैं, 10 DQ।
अब इतने छोटे होते हैं तो इसलिए बहुत अलग सा पैमाना होता है इनका, 10 डिग्री। ठीक है, चलो तब तो बहुत अच्छी बात है। और जो ऊपर वाले भाग होते हैं उनको बोलते हैं Eg ऑर्बिटल, और जो नीचे वाले भाग होते हैं उनको बोलते हैं T2G ऑर्बिटल। ठीक है, कोई पूछे डी ऑर्बिटल कितने भागों में टूटता है तो आपका जवाब आना चाहिए सर 2 भागों में टूटता है अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो जो ऊपर वाला भाग जाता है उसका क्या नाम है, Eg ऑर्बिटल नाम है, और जो नीचे रहता है उसका क्या नाम है, T2G ऑर्बिटल नाम है। यहाँ तक अगर क्लियर है तो बात बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। ये इसकी एनर्जी कब बढ़ी, तो यहाँ पे लिख लेना जब लिगेंड्स सेंट्रल मेटल आयन यानी केंद्रकीय धातु परमाणु के पास आते हैं तो। ठीक है, चलो भैया बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ पा रहे हो, एक आध एग्जाम्पल दे दूं क्या? चलो एक एग्जाम्पल देखो, देखो मतलब 4-5 लोग, 5 लोग ना, यहाँ पे 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग जा रहे हैं किसी ऐसे, मान लो सड़क पे जा रहे हैं, तो मान लो कोई एक लड़की आई, उसके बाद पीछे से कही अबे ओए ना, अब उसके बाद 5 की पांचों की एनर्जी हाई होगी कि नहीं, साला हमको कैसे बोली है, हाँ तो हाई होगी, थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, और उसके बाद वो लड़की और पास आई, उसके बाद इन दो लोगों को सिर्फ देखने लगी, तो इन दोनों की एनर्जी और हाई हो जाएगी, और जो 3 लोग थे उनसे कोई मतलब नहीं होगा, कोई बात नहीं यार, उनकी एनर्जी और डाउन हो जाएगी। तो समझ गए थोड़ा बहुत, चलो ठीक है। इसमें हम कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहली बात तो इसकी खोज, इसका सिद्धांत CFT को एच बाथे BATHE नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि अब यही वाला एकदम सेम टू सेम वही चीज लिखना है। देखो लिखिएगा जब केंद्र की धातु परमाणु, ये डी ऑर्बिटल कहाँ का है, मेटल का है ना, हाँ, जब केंद्र की धातु परमाणु, जब केंद्र की धातु परमाणु लिगेंड्स के संपर्क में आते हैं, संपर्क में आते हैं तो क्या होता है भाई, केंद्र की धातु परमाणु की, केंद्र की धातु परमाणु के डी कक्षक क्या हो जाते हैं, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है ना, हाँ डी वाले कक्षक, डी कक्षक क्या कहते हैं, यानी अभी तो डी जनरेट अवस्था में, यहाँ पे लिख लेना डी जेनरेटेड फॉर्म, यानी कि एकदम स्टेबलाइज अवस्था, डी जनरेटेड फॉर्म। डी वाले कक्षक दो असमान ऊर्जा वाले कक्षकों में टूट जाते हैं या फिर स्प्लिट हो जाते हैं। स्प्लिट मतलब टूटना, टूट जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, जब सेंट्रल मेटल के पास में लिगेंड्स आएंगे तो इनकी एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ करके ये 2 प्रकार के कक्षकों में टूट जाते हैं। अच्छा एक पॉइंट और लिख लेना कि डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग मतलब टूटना, संकुलों के ज्यामितीय पर निर्भर करती है, ज्यामिति यानी स्ट्रक्चर्स पर निर्भर करती है। ठीक है, डी ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग है, जो टूटना है, वो उसकी ज्यामिति पर निर्भर करती है।
कभी कभी ये तीनों ऊपर भी चले जाते हैं और कभी कभी ये दोनों नीचे भी चले जाते हैं। किस केस में? ये हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल का केस है। अभी जब टेट्राहेड्रल का केस पढ़ोगे ना तो उसमें जस्ट उल्टा हो जाता है, तो उसमें ई नीचे आ जाता है, T2 ऊपर चला जाता है। ठीक है, ठीक है। एक और पॉइंट लिख लो, जिसमें जिसमें टूटा उसका नाम भी तो लिख लो। डी ऑर्बिटल जिन दो कक्षकों में टूटता है, स्प्लिट होता है, उसे क्रमशः T2G, बताओ इसकी एनर्जी कैसी है, लोअर है हाई है? T2G की एनर्जी लो है, लो एनर्जी, तथा EG कैसी एनर्जी है? हाई एनर्जी। ऑर्बिटल्स में टूट जाते हैं। T2G तथा EG ऑर्बिटल यानी कक्षकों में टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। इसी में चाहे तो ये लिख देना कि T2G और EG के बीच का अंतर कितना होता है? 10 DQ होता है, 10 DQ होता है। बात समझ में आई? कितना अंतर है वहां पे मैंने लिखा भी है। ठीक है चलो भाई आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में बता दो थोड़ा सा। चलो ठीक है। डी कक्षकों की स्प्लिटिंग दो प्रकार से हो सकती है। डी ऑर्बिटल लिखूं कक्षकों लिखूं? ऑर्बिटल कक्षक एक ही है, ऑर्बिटल इंग्लिश शब्द है, कक्षक हिंदी शब्द है। डी कक्षकों की स्प्लिटिंग दो प्रकार से हो सकती है। कौन कौन से भैया? एक टेट्राहेड्रल, पहला क्या लिखेंगे? टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय शॉर्ट फॉर्म में लिख देना टेट्राहेड्रल। कैसे होगा? ये जो 5 टू रहेंगे ना ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, ये किस में टूटेंगे? एक ऊपर जाएगा और दूसरा नीचे जाएगा। जो अगर मैं कहूँ कि ये हमारा कंपाउंड टेट्राहेड्रल है तो 3 टू ऊपर जाएंगे, 1 2 3, और 2 टू क्या रहेंगे? नीचे रहेंगे। इनके भी अंतर जो होता है 10 DQ होता है, इनके भी एनर्जियों का बीच का अंतर 10 DQ होता है। ठीक है, इसको बोलेंगे T2। अब की बार G नहीं लगाएंगे, यहाँ पे अभी क्या लिखेंगे? E। G नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि G लगता है G रेड के लिए। G रेड सर किसे कहते हैं? इसको भी ध्यान लो। जो G होता है, G फॉर होता है G रेड। G रेड मतलब जिसमें COS हो, जिसमें COS। सर COS क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सर सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? जैसे मान लो कोई एक कमरा है, अब बीच में तुम बैठे हो, तुम्हारे इधर चलने पर जो पोजीशन मिले, एक कोना मिल रहा है, इधर पोजीशन चलने पर भी एक कोना मिल रहा है, इधर चलने पर कोना मिल रहा है, इधर चलने पर भी कोना मिल रहा है, इधर चलने पर दीवार मिल रही है, इधर चलने पर दीवार, इधर चलने पर दीवार, इधर चलने पर दीवार। बीच में खड़े होने पर जब सारी चीजें सेम होती हैं, जो मैं इस तरफ चलने पर पाऊंगा वही इस तरफ चलने पर भी अगर मैं पाऊं, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसमें होती है उसको बोलते हैं जी रेड। जी रेड मतलब जी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो स्प्लिटिंग होती है तो इसमें जी नहीं लगता है, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती है। दूसरा क्या लिखेंगे भैया? ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय, अष्टफलकीय स्प्लिटिंग। अष्टफलकीय स्प्लिटिंग में क्या होगा? ये वाला फिगर बना लेना, एक इसको बना लेना, इसको बना लेना। ठीक है, बना लोगे? पक्का? डन समझू?
चलो भाई फिर स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे देखते हैं। शुरू करते हैं। सीएफटी ने क्या बताया भैया, ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे ज्यादातर, ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे। हम लोग देखे अभी कि यहाँ पर डी कक्षक होता है, ऊपर जाता है एक, 2 ठो ऊपर जाते हैं और सब 3 ठो क्या होते हैं, वो नीचे आते हैं। इसका नाम था T2G और इसका नाम था EG। ऑक्टाहेड्रल की बात करूं मैं, ये था डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब इसमें हम कुछ और भी देख सकते हैं। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो कक्षक हैं, जैसे EG वाले ये ऊपर क्यों गए और T2G वाले नीचे क्यों गए, है जी, तो इसके भी लिए एक पॉइंट लिखिएगा। जब लिगेंड्स आए तो हुआ क्या, तो कक्षकों यानी कक्षक मतलब छोड़ा यार, जब लिगेंड्स आए तो सेंट्रल मेटल आयन के डी कक्षक के साथ रिपल्सन दिखाते हैं। रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण दिखाते हैं, जिस कारण ऑर्बिटल्स ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात। अब हम लोग देखें इसका उपयोग हेडिंग डालो उपयोग। क्या करते हैं भैया, हम लोग रंग के बारे में देखते हैं। जैसे संक्रमण धातुएं क्या होती हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, डी ब्लॉक एलिमेंट के जितने भी तत्व हैं लमसम सब ट्रांजिशन मेटल ही है ना, तो उनकी बात करते हैं। संक्रमण यानी डी ब्लॉक संक्रमण तत्व से बनने वाला कौन बनता था भाई, उपसंयोजक यौगिक। उपसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, कलर होते हैं यानी रंगीन होते हैं, यौगिक रंगीन होते हैं। कैसे पता, कैसे पता, क्योंकि उपसंयोजक यौगिक के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब क्या होगा, यह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। अब जाने से क्या होगा, फिर लौटते समय रेडिएशन रिलीज करते हैं। मतलब रेडिएशन को रेडिएशन नहीं लिखो, रेडिएशन यानी वेग, तरंग छोड़ते हैं। यही तरंग हमें रंग का एहसास कराती है, यानी यह तरंगे रंगीन होती हैं। पता कैसे चलेगा यार कि कौन सा रंग है, कौन सा रंग छोड़ेगा, तो उपसंयोजक यौगिक कलर के बारे में बात कर रहा हूं मैं। उपसंयोजक यौगिक जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, जो रेडिएशन मतलब तरंग अवशोषित करते हैं,
अवशोषित करते हैं उसका अनुपूरक रंग अनुपूरक रंग मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देते हैं। हाँ सर, समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह वगैरह क्या ही बताए चले जा रहे हैं, ये सब समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं बता दूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा बिग बियोर के बारे में ना। चलो भाई, बिग बियोर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। गोला बना के आप लोगों ने समझा होगा बहुत पहले। ऊपर रहता है वी, उसके बाद ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, फिर रेड। होता है ऐसा? और अच्छे से बनाओ भाई, ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। वी ब ग यो र, वाई से होता है येलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर कोई कंपाउंड वायलेट कलर की रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है तो येलो कलर की जो लाइट है वो इमिट करेगा, बाहर निकालेगा। ऐसे ही कोई अगर रेड कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है कोई कंपाउंड, जब वो लाइट निकालेगा तो ग्रीन कलर की निकालेगा। आप लोग कंपाउंड्स को देखोगे ना तो उसमें लेवल्स होते हैं, बहुत सारे लेवल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स जिसको बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स है, जब वो मान लीजिए एक रेड कलर की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ऐसे ऐसे आती है लाइट, इसको एब्जॉर्ब किया, तब ये लोअर एनर्जी से, ये क्या है, लो एनर्जी है ना, लोअर एनर्जी से ऊपर एनर्जी हायर एनर्जी में जाता है। तो जब वापस आने लगता है ना, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स वापस आने लगता है तो अपने साथ में कुछ रेडिएशन को एमिट करता है, यानी छोड़ता है। तो यही जो छोड़ता है यही हमको दिखाई देता है। अब अगर रेड कलर के एब्जॉर्ब किया तो बताइए कौन सा कलर दिखाई देगा? तो रेड के जस्ट सामने आ रहा है, ग्रीन कलर दिखाई देगा। ठीक है, कंपाउंड में इस तरीके से होता रहता है। तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा, मुझे भी लगता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई मैं यहाँ पे कंपाउंड लिख रहा हूँ, उपसह संयोजक, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, यौगिक लिख रहा हूँ, यहाँ पे अवशोषण लिख रहा हूँ, और यहाँ पे बताइए कौन हमको कलर दिखाई देगा, जिसको बोलेंगे अवशोषण के बाद उत्सर्जन। उत्सर्जन बोल सकते हैं, उत्सर्जन ठीक नहीं रहेगा, अवशोषण के बाद उत्सर्जन ही लिख लो, उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब होगा कौन सा कलर हमको दिखाई देगा। अब कोई भी कंपाउंड ले लो, जैसे कोबाल्ट वाला NH3 का होल 5 ले लो और यहाँ पे Cl लगा दो। ठीक है, ये पहला कंपाउंड है। और कोबाल्ट ही ले लो, यहाँ पे NH3 का होल 5 लगा लो और लास्ट में लगा दो H2O, लिख देता हूँ, पानी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये पहला वाला कंपाउंड यदि पीला कलर का है, पीला कलर अवशोषित कर रहा है, या फिर मैं कहूँ कि कौन सा कलर अवशोषित करा दूं, नीला, नीला कलर अवशोषित कर रहा है, तो बताइए कौन से कलर का होगा ये कंपाउंड, कौन सा कलर देगा? तो कौन सा कलर का होगा भैया? अगर पीला अवशोषित कर रहा है तो वायलेट कलर का होगा, पर्पल कलर का जिसको बोलते हैं। अगर नीला एब्जॉर्ब कर रहा है तो कौन कलर होगा? ऑरेंज कलर का होगा। या फिर कंपाउंड देगा, आपसे पूछेगा यदि यह कंपाउंड ऑरेंज कलर का है तो बताइए इसने कौन सा रंग एब्जॉर्ब किया होगा, अवशोषित किया होगा। ऐसे बना के बस तुरंत बता देना, एकदम खटाखट, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट लो भाई, फिर उसके बाद सीमाएं देखते हैं, उसके बाद लास्ट टॉपिक। ओके, सीमा की बात कर लेते हैं। पहली सीमा क्या है भाई? पहली, यह थ्योरी धातु यानी उपसंयोजक कंपाउंड, धातु व लिगेंड्स को केवल एक बिंदु मानती है बन, तो केवल एक आवेशित बिंदु मानती है, आवेशित बिंदु मानती है।
आवेशित बिंदु मानती है भाई जो स्थिर वैद्युत बल की स्थिर वैद्युत बल की बात नहीं करता है, यानी इस वैद्युत बल की बात करता है, स्थिर वैद्युत बल की बात करता है। फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, चलो बहुत अच्छी बात है। नंबर सेकंड वाला पॉइंट, यह थ्योरी केवल डी कक्षकों के विस्पाटन मतलब स्प्लिटिंग मतलब टूटने की बात करता है भैया। सिर्फ अगर डी कक्षक स्प्लिट होंगे तो यस व पी की नहीं, ठीक है। सिर्फ ये डी कक्षकों की स्प्लिटिंग बताता है, यस कक्षक कितने टूटते हैं, पी कक्षक किससे टूटते हैं, इन सब की कोई व्याख्या नहीं बताता है। नंबर थर्ड वाला पॉइंट जल्दी जल्दी लिखो, लिगेंड्स के विस्पाटन की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता, लिगेंड्स के स्प्लिटिंग की कोई व्याख्या नहीं करता है, कोई व्याख्या नहीं करता है। नंबर 4, संकुलों में पाई बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, से बनते हैं, इसकी व्याख्या नहीं करता, इसकी व्याख्या नहीं करता, ठीक है। नंबर 5 लिगेंड्स का महत्व नहीं देता है, लिगेंड्स को महत्व नहीं देता है, ठीक है। नंबर 6 एक आधा और लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, वैसे तुम्हारे हिसाब से बस करो। तो ये थी आपकी सीमाएं, आपका चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त होता है। और हो सकता है कि अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं, ओप सा संयोजक यौगिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो बाकी बने रहिए वीडियो के साथ, स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू फॉर क्लास।